Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. Today we are going to start chapter number 2, that is organizing and graphing the statistical data. We are going to start with the definition of organizing of data. Number 1, that is 2.1, the definition: the data recorded in a sequence in which they are collected and before they are processed are ranked are called raw data. तो ऐसा डेटा जो कि आपने जिस तरह से ही कलेक्ट किया है, यानी कि उस पर आपने अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की, यानी जिस तरह से आपने डेटा को कलेक्ट किया है एज इट इज़ वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो उस तरह के जो डेटा है हमारे पास, उसको हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ये एग्जाम्पल को देख लें, ये एजेस हैं, दीज आर द एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट। सपोज वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द एजेस इन ईयर्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स selected from a university. The data values in order they are collected are recorded in table. They are just collected and recorded in the table. Means this is basically an example of raw data. For instance, first student's age is 21, the second is 19, and so on. These are basically the 50 data points that we have collected from some university. Basically these data points are the ages of the students. It starts from 21, 19, 24, different ages randomly we have. Another example we have, suppose we ask the same 50 students about their student status. The response of the students are recorded in table 2.2. In this table, F, SO, J and SC are the abbreviations for freshmen, sophomore, junior and senior respectively. This is an example of qualitative data or categorically raw data. This is another example of raw data. Basically we just have collected the data and recorded in the table, and that's all. In simple words, we can say that a data is said to be raw data if it does not undergoes any statistical technique. यानी ऐसा डेटा वो जिस तरह से आपको मिला है, आपने कलेक्ट कर लिया है और उसके ऊपर आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की, इस तरह के डेटा को हम लोग रॉ डेटा कहते हैं, या प्राइमरी डेटा भी कभी कभी कह देते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो वो डेटा जो होता है, यानी कि चाहे आप सिर्फ अरेंजमेंट में करके क्यों ना रखें, तो उस डेटा को हम लोग फिर सेकेंडरी डेटा कह लेते हैं। यानी कि जिस पे आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई की हो वो प्राइमरी डेटा नहीं होता, वो फिर सेकेंडरी हो जाता है। ऐसा डेटा जिस पे आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की, जिस तरह से आपको मिला है आपने वैसे ही रिकॉर्ड करके टेबल फॉर्म में लिख दिया है या किसी पेज पे नोट कर लिया है, तो वो डेटा जो है वो आपका रॉ डेटा कहलाता है। Organizing data. Now we are going to discuss something about the frequency distribution in this lecture. Then we have some relative frequency and percentage distribution, and in the last we are going to represent the data in graphical form. But do remember that in today's lecture we are just going to discuss about qualitative data. So let's have a look and what is frequency distribution is basically, this is an example that shows a frequency distribution. ये सिर्फ एक example है जो आपको show कर रहा है कि ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते हैं वो किस तरह से, उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने 100 स्टूडेंट्स का जो है वो सैंपल कलेक्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ सबसे पहले आपको टॉप पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने स्टूडेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट से पूछा गया कि आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग क्या जॉब करना चाहेंगे या आप क्या करना चाहते हैं। तो कुछ ने कहा कि वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कुछ ने कहा कि वो फेडरल गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे, कुछ ने कहा स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, और कुछ ने कहा कि हम लोग अपना पर्सनल बिजनेस करेंगे। तो जो पर्सनल बिजनेस करेंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 17 लोग 100 में से ऐसे हैं जो पर्सनल बिजनेस करेंगे, 16 जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को प्रेफर कर रहे हैं, 44 जो है वो प्राइवेट कंपनीज में जाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लुक आपको नजर आ रहा है ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें आपको ये वाला जो कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है, और ये जो कॉलम है ये आपका फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये जो वेरिएबल जो मेन नाम है, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड करें तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और इसमें जो आपको डिफरेंट आंसर्स मिले हैं उनको आप कैटेगरीज कहते हैं। तो ये ओवरऑल एक लुक है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। जब आप बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन में तो इस टेबल को आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड करेंगे।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हमें मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल लिस्ट ऑल द कैटेगरीज एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ईच ऑफ द कैटेगरी। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, बेसिकली क्वालिटेटिव की लिस्ट कर देती है जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको, और उनके जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो किसी भी कैटेगरी में आप लोग जो है उनको मार्क कर देते हैं। बेसिकली ये जो डेफिनेशन थी वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से एक स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2.1, 30 स्टूडेंट्स का हमारे पास सैंपल है और उनसे ये पूछा गया कि ऑफन कंज्यूम डोनट्स वर आस्क्ड दैट वैरायटी, डोनट्स की वैरायटी के बारे में उनसे एक क्वेश्चन हुआ कि उनकी जो फेवरेट वैरायटी है डोनट की वो कौन सी है, और जो उनके रिस्पॉन्सेज थे वो कुछ इस तरह से हैं। तो उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टेबल में रिकॉर्ड है, और ये 30 डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। कुछ ने कहा कि उनको ग्लेस डोनट पसंद है, कुछ ने कहा फिल्ड पसंद है, कुछ ने कहा अदर है, कुछ ने कहा प्लेन है। तो ये डिफरेंट उनके ओपिनियन थे, यानी कि उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कौन से डोनट्स पसंद हैं, तो उनसे ये डेटा रिकॉर्ड किया गया। बेसिकली ये रा डेटा है 2.1 में, इसको अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, फेवरेट डोनट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेवरेट डोनट जो इसका मेन थीम है वो हमने यहाँ पे नोट किया है, जिस तरह से आपको प्रीवियस टेबल में दिखाया। उसके बाद जो कैटेगरीज हैं, वैरायटी यानी कि वेरिएबल आपका ये है कि वेरिएबल कौन सा है, तो डोनट वैरायटी वेरिएबल है, और ये आपकी कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट आंसर्स आपको मिले हैं। बेसिकली ये कहाँ से आया, ये अगर आप डेटा में देखें तो जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे मिली हैं उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। ग्लेज्ड है, फिल्ड है, फ्रोस्टेड है, प्लेन है, अदर है, तो ये उनके नाम है। और जब आप ग्लेज को काउंट करेंगे डेटा में तो आपको 8 मिलेंगे। 8 आंसर्स ग्लेज के थे, फिल्ड के 7 हैं, फ्रोस्टेड के 5 हैं, प्लेन के 3 हैं और अदर के 7 हैं। तो ये उनकी जस्ट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि कितने स्टूडेंट्स ने या कितने लोगों ने जिनसे ये डेटा पॉइंट्स लिए गए हैं, उन्होंने कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि ग्लेज्ड पिज़्ज़ा, सॉरी नॉट पिज़्ज़ा बट ग्लेज्ड डोनट उनको पसंद है, या फिल्ड 7 लोगों को पसंद था, फ्रोस्टेड 5 को पसंद आया, 3 लोगों ने कहा कि उनको प्लेन डोनट पसंद है, 7 ने कहा कि नहीं इनमें से कोई अलग टाइप हो, अदर हो। तो ये आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। उसके बाद आपको टैले मार्क्स बार्स मिल जाते हैं, ये काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें इसका मतलब होता है एक बार 1, 2 बार लगाएंगे 2, 3 बार लगाएंगे तो 3, 4 बार लगाएंगे तो 4। वर्टिकल बार्स अगर 4 लगाएंगे तो 4। जब आपने 5 लिखना होता है तो यहाँ आप डायगोनली एक लाइन लगा देते हैं जिस तरह से ये तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। 5 + 3 8, 5 + 2 7, 5 3 एंड 7। तो ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन फिर से ये बात याद रख लें कि आज की जो डिस्कशन है वो सिर्फ हमारी किसके पे ऊपर है, क्वालिटेटिव डेटा पे है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आप किस तरह से बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी यानी कि उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको उस प्रॉपर टोटल ओवरऑल सम का एक पोर्शन बता देती है इन पॉइंट्स के, इतना पोर्शन जो है आपकी फ्रीक्वेंसी का डेटा इस पोर्शन में आता है लाइक। और अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की है उसको आप जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको परसेंटेज में डेटा पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आइए अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उनमें आपको ग्लेज की फ्रीक्वेंसी 8 थी, टोटल सम फ्रीक्वेंसी का 30 मिला था। 8 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहे हैं, 7 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आए, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे, 3 को 30 से करेंगे तो ये आएंगे, 7 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आए। और इसका जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। ये याद रख लें कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो हमेशा 1 होता है। और अगर आपने इसको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में लगाना है, चेंज करना है, तो जस्ट आप जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको परसेंट मिलेगा। और अगर आप सम ऑफ इन सब का सम करेंगे यू विल गेट 100%। तो ये था बेसिकली हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनती है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, दोनों ही सिंपल है, इतना इसमें मुश्किल नहीं है। प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्ट करें, कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आप शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है क्वालिटेटिव डेटा की। सबसे पहला ग्राफ जो है वो हमारे पास बार है।
बार ग्राफ है जिसमें आपको सिंपल बार्स मिल जाते हैं, बार्स यूज करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। और यहाँ पे आपको ऑल ऑफ अस शेयर्ड अ पिक्चर इज अ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो बेसिकली पिक्चर्स या ग्राफ बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको आप ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट ग्राफ्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। बार ग्राफ whose heights presents a frequency respective categories is called बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप क्या करते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास जो भी कैटेगरीज होती हैं वो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अदर थी, ये सेम एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रोस्टेड यानी कि जो भी कैटेगरीज हैं वो हम लोगों ने लिखी हैं यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी को मार्क करके, ये देखें ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मार्क करके और हम लोग सिंपली वर्टिकल जो बार्स हैं वो बना देते हैं। तो इस चार्ट को हम लोग कहते हैं हमारा बार चार्ट है। और जो इसकी लेंथ है, जो हाइट है, सॉरी जो हाइट है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो पहली कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी 8 थी, दूसरी की 7 है, तीसरी की 5 है, चौथी की 3 है, फिर यहाँ पे आपको आखिरी फ्रीक्वेंसी अदर की 7 है। ये टेबल में आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं, कैप्शन जिसे कहते हैं, यहाँ पे आप इसका कैप्शन भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बार ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा ग्राफ है ये, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आपके पास वर्टिकल बार्स होते हैं जिनकी हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद एक और ग्राफ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक सर्किल होता है जिसको हम पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब इसको डिवाइड करने के लिए एक प्रॉपर हम लोगों को मेथड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि जो जो जितने भी सर्किल में आप पोर्शंस बनाते हैं तो उसके जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे। आपको पता है कि एक सर्कुलर रीजन में टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, टोटल जो सर्किल में आपके पास एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। अब पाई चार्ट बनेगा कैसे वो देखते हैं। बेसिकली आप पाई चार्ट में या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं या परसेंटेज भी लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें, लेकिन हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे, उसकी परसेंटेज भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना हम लोगों ने अभी अभी सीखा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनती है, प्रॉपर क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। जब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली तो उसको सिर्फ 360 से मल्टीप्लाई कर देना। हर कैटेगरी को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमें हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट एंगल्स मिल जाएंगे। तो अब हमें एंगल्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री टूल्स की मदद से एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद जो भी एंगल्स यहाँ पे हमें मिले हैं, जैसे 96.12 है, 83.88 है, 60 है, 36 है, 83 है, ये सारे एंगल्स बाय यूजिंग ज्योमेट्री टूल्स हम लोग यहाँ पे एक 0 पॉइंट रखेंगे। सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे एंगल मार्क करते जाएंगे और इनकी लाइनें बनाते जाएंगे। और एंड में हम लोग इनमें जो डेटा पॉइंट्स हैं, अगर देखें यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी हुई है हमारी 26.7, आप परसेंट भी लिख सकते हैं या आप सिंपल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो हम ये जो पाई चार्ट है वो यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, हम लोग आसानी से पाई चार्ट को बना सकते हैं। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप 360 से मल्टीप्लाई करके, ये जो एंगल्स हैं बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल्स आपके सही होने चाहिए। और ये ड्रा कैसे करेंगे, आप ज्योमेट्री टूल्स को यूज करके ये एंगल्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट पाई चार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि पाई चार्ट किस तरह से बनता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजिंग ग्राफिंग क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को किस तरह से ग्राफ किया जाता है या उनकी फ्रीक्वेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से बनाई जाती है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर उसके टेबल्स बनाना सीखेंगे, फिर रिलेटिव, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस, और फिर आखिर में हम लोग क्वांटिटेटिव को ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें इसमें क्या है। ये बिल्कुल सेम है जो अभी अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी। बाकी सारी सेटिंग अगर आप देखेंगे तो नाम सेम है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एलिमेंट सेम है, वेरिएबल हर चीज़ सेम है, लेकिन डिफरेंस वहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा में आप लोग जो है, क्वालिटेटिव डेटा में सॉरी, यहाँ पे आप कैटेगरीज लिख रहे थे, लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में यहाँ पे आप सिर्फ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस लिख रहे हैं। तो ये एक लुक है कि किस तरह से बनेगा। जो ये वाला एलिमेंट है, हर क्लास का जो पहला एलिमेंट है यानी कि उसको आप लोअर लिमिट कहते हैं, जो अपर है उसको आप अपर लिमिट कहते हैं। और ये जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारी चीज़ें अब हम बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वांटिटेटिव डेटा लिस्ट ऑल द क्लासेस एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट बिलोंग्स टू ईच क्लास। तो सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं सारी क्लासेस और फिर उसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी नंबर आते हैं वो उनको नोट कर लेते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड ग्रुप डेटा। ऐसे डेटा पॉइंट्स जो फ्रीक्वेंसी के साथ लिखे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं उन्हें हम ग्रुप डेटा कहते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको क्लासेस मिली हुई हैं, आपके पास डेटा जो है वो क्लासेस में है, तो आप उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या है? क्लास बाउंड्री आप बना सकते हैं अपर पहले सेकंड क्लास की लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करके उसका मिड पॉइंट लेंगे तो आपको क्लास बाउंड्री मिल जाती है। क्लास बाउंड्री की जरूरत हमें तब पड़ती है, देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी अपर क्लास जो है वो 1000 पे एंड हो रही है और ये 1001 से स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान में एक नंबर का जंप है। ये जंप फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, यानी कि इसकी अपर बाउंड्री और इसकी लोअर बाउंड्री, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 1001 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.5। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आप क्या करते हैं? 0.5 जो है वो लोअर क्लास में आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से, और अपर क्लास में आप लोग क्या कर देते हैं? वो ऐड कर देते हैं, तो क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। क्लास विड्थ आप कैसे फाइंड करते हैं? यानी क्लास विड्थ यानी कि उसकी क्लास की विड्थ कितनी है। तो अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री अगर आप माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्लास विड्थ होगी। तो आप क्लास विड्थ बाय यूजिंग अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री करके फाइंड कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। कैलकुलेटिंग क्लास का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी क्लास का अगर आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो आपको जो इंटरवल मिला है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्लास का मिड पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्लास की जो विड्थ है वो किस तरह से फाइंड करें? यानी कि जो क्लास की जो विड्थ होगी वो कितनी रखें, यानी कि कितनी होनी चाहिए, कैसे हम लोग सेट करेंगे जब क्लासेस बनाएंगे? तो जब भी आपको डेटा पॉइंट्स मिलेंगे सबसे पहले आप लार्जर वैल्यू निकालेंगे डेटा पॉइंट में से, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉलर वैल्यू में से। उसके बाद कितनी क्लासेस आप बनाना चाह रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स में आप 5 से 25 क्लासेस बना सकते हैं, डिपेंड करता है डेटा पॉइंट्स पे। लेकिन आज की क्लास में हम इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन आज की क्लास में या इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ रैंडमली अपनी यानी कि अपनी तरफ से कुछ नंबर ऑफ क्लासेस चूज करेंगे और हम क्लासेस बनाएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम एक प्रॉपर फार्मूला भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो चूज कर सकते हैं। तो आ जाएं अब देखते हैं एग्जांपल्स को। ये आपके पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज, इसमें आपको क्लास बाउंड्रीज क्या है? ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं। 0.5 लोअर बाउंड्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें, अपर में 0.5 ऐड कर दें। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास विड्थ आपने कैसे फाइंड की है? 1000.5 में से 800.5 माइनस करेंगे तो आपको उसकी विड्थ मिल जाएगी 200। ये भी सिंपल हो गया। अब इसकी मिड पॉइंट कैसे आई है? इन दोनों को ऐड करें, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री को ऐड करें, डिवाइड कर दें 2 से, तो आपको इसकी मिड पॉइंट भी मिल जाएगी। बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आप लोग खुद वेरीफाई कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको जरूर वेरीफाई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन पोज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेक्स्ट ड्यूरिंग क्लास भी आप लोग जो है, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप टेक्स्ट में क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर जो है तकरीबन आपको 7 क्वेश्चन के आंसर भी देता रहता हूँ। तो ये आपने मेरे ख्याल में सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है 2.3, इसमें से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो ये कुछ रॉ डेटा है या आपको प्राइमरी डेटा मिला हुआ है, कुछ डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड हैं हमारे पास। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से लोअर लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, यानी कि जहाँ पे जो आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल जाती है वो 29 है। और जो सब फिर उसके बाद हम लोग सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आपको 5 है। और यहाँ पे देखें क्योंकि सबसे पहले हमें विड्थ चाहिए क्लास की, तो सबसे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। और ये जो 5 है ये नंबर ऑफ क्लासेस है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हम इस डेटा पॉइंट में 5 क्लासेस बनाएंगे। तो हमने 5 क्लासेस बनाई है। जब आप इसमें से 29 में से 5 माइनस करके 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4.8। राउंड ऑफ कर देंगे 5 पे। इसका मतलब है आपकी क्लास की जो विड्थ है वो 5 होनी चाहिए।
तो देखें सबसे छोटा नंबर जो है वो 5 है, 5 से स्टार्ट करें, अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लें, 5 6 7 8 9, तो 9 तक आपकी पहली क्लास होगी। फिर 9 के बाद ये डिस्कनेक्टेड क्लासेस हैं, आगे हम लोग और मेथड भी सीखेंगे क्लासेस बनाने के, लेकिन यहाँ से ये डिस्कनेक्टेड क्लासेस हैं। फिर 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 में 5 ऐड करें, 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पे 14 सेकंड क्लास हो गई, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास। ये देखें ये 5 क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली। ये देखें वो 5 क्लासेस आपकी ये बन गई हैं। और अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, ये किस तरह से यहाँ पे नंबर फिलअप किए हैं। अगर आप 5 to 9 डेटा में नंबर काउंट करेंगे तो आपको 3 डिजिट्स मिलेंगे, 10 to 14 काउंट करेंगे तो 6 मिलेंगे, 15 to 19 काउंट करेंगे तो 8 मिलेंगे, 20 to 24 काउंट करेंगे तो भी 8 मिलेंगे, 25 to 29 करेंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सॉरी, जब आप इन सबको ऐड करेंगे यू विल गेट 30 एज टोटल, यानी कि जितने डेटा पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में 30 थे, तो आपने देखा यहाँ पे 30 डेज का डेटा था, 30 डेटा पॉइंट से तो 30 के 30 डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पे आ गए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सेम है, जैसे लास्ट में हम लोगों ने अनग्रुप उसमें क्वालिटेटिव डेटा में बनाना सीखा कि क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो जितनी भी आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे। और परसेंटेज के लिए भी सेम मेथड, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी बन जाती है। तो आइए रिलेटिव और परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपने फर्स्ट क्लास बनाई, क्लास बाउंड्रीज बनाई, ये भी हम लोगों ने सीखा कि किस तरह इसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 थी, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, 6 को 30 से करेंगे तो ये आएगा, 8 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट मिल रहे हैं, 8 को 30 से करेंगे तो ये, 5 को 30 से, तो ये सम करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये ऑब्वियस है, ये याद रख लें। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है वो परसेंटेज इसकी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन विथ नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्लास, ये एग्जांपल है, ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है, इस एग्जांपल को जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बड़ा नंबर फाइंड करेंगे, फिर छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस आप 5 बना लें या 6 बना लें, जो भी आपको बेहतर लगे, 5 बना लें या 6 बना लें। शायद ये एग्जाम्पल सॉल्व भी होगा, सॉल्व नहीं है तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये है आप लोगों का जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। तो आज के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर इतना काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका हिस्टोग्राम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम किस तरह से बनाते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी कुछ और नए टॉपिक्स एंड नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।